नमस्कार, इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो मेरे साथ ऐसी शख्सियत है बात करने के लिए उपस्थित, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक छोटे से गाँव से एक गरीब परिवार से निकलकर देश की सेवा करी। प्रशासनिक सेवा में रहे, प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करी। जनता की सेवा करी अपने सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन में रहे हरीश कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि विचारधारा बदली है, दूसरी पारी की शुरुआत हुई है, राजनीति में कदम रखा है। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भावी उम्मीदवार हैं। किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं? किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। और बात अपनी प्रारंभ करूँ उसके पहले आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता के लोग बाग जुड़े हैं, उन सबको नव वर्ष की बहुत-बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका चैनल तरक्की करे, इटावा के लोग तरक्की करें, खुशहाली रहे, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी सर, धन्यवाद। सर, पहला सवाल, अपनी शुरुआत, अपना जीवन कहाँ से शुरुआत हुई थी और पूरा बैकग्राउंड एक बार? बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो शुद्ध रूप से ठेठ इटावा के एक गाँव का रहने वाला हूँ। थाना जीतमल हमारा पड़ता है और जब इटावा औरैया दोनों एक हुआ करता था, तहसील तब औरैया लगा करती थी। अटसू एक छोटा-सा कस्बा पड़ता है, उसके बाद छोटा-सा गाँव है, जानिस नगर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जानिस नगर के पास कस्बा अटसू पड़ता है, वहीं से कक्षा 8 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अटसू से अपनी परीक्षा पास किया और जनता इंटर कॉलेज अजीतमल से कक्षा 9 से लेके 12 तक पढ़ा और उसके बाद जनता डिग्री कॉलेज अजीतमल पढ़ा, जनता महाविद्यालय अजीतमल। वहाँ से मैंने स्नातक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और स्नातक कंप्लीट करने के बाद में कानपुर के क्राइसिस कॉलेज से एमए पॉलिटिकल साइंस से पास किया और इस नौकरी में आने से पहले 5 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक में सेवाएं दी अपनी, सिक्का नोट परीक्षक के तौर पर वहां हुआ। रिजर्व बैंक का बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, एयर कंडीशन पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी। एक दो बजे तक काम खत्म हो जाता था, जो भी हमारा काम होता था नोटों को गिनने का। कंपटीशन की तैयारी का अच्छा माहौल था, खूब बढ़िया अच्छे ढंग से तैयारी करने का मौका मिलता था और सब लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते थे, वो सब बैठ करके अपनी तैयारी किया करते थे। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक एक पहला ऐसा संस्थान था जहां ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास सिर्फ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुआ करता था। यानी रिजर्व बैंक में नौकरी के लिए आपकी पात्रता ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास होना मस्ट होना। तो इतने टैलेंटेड बच्चे वहां आते थे। वहीं से फिर एग्जाम दिया तो पहला प्रयास में मेरा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में हुआ। मैं 2 साल कानपुर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रहा और पूरे प्रदेश का सबसे यंगेस्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन रहा और 86 के बैच में हमारे पीपीएस में सिलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद में आपके यूपी भर में नौकरी किया और ज्यादातर हमारी नौकरी पुलिस विभाग की लखनऊ और कानपुर में रही। 4 साल में लगातार पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी रहा, एसपी पश्चिमी रहा। 3.5 साल तक मैंने एसटीएफ में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद में 2004 बैच में हमारा आईपीएस में प्रमोशन हुआ और डीआईजी के पद से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआईजी गोरखपुर के पद से हमारा पहली पारी समाप्त हुई। ये हमारा टोटल बहुत छोटे से गांव से निकल करके और किस तरीके से जो भी जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, जो भी जीवन की गरीबी की जितनी भी पगडंडियां शब्दों में कहीं जा सकती हैं, उन सारी पगडंडियों को ना केवल देखा है, उन पे चला है और उन पगडंडियों को नाप के और उन पे चल के जो कुछ भी उपलब्धि छोटी-मोटी हासिल किया है और आज भी आपने दूसरी पारी की शुरुआत वाली बताई, दूसरी पारी में भी लगभग
चर्चा करने के लिए सर आवश्यक। सर मैं दूसरी पारी पे आ रहा हूँ, पहले पहली पारी की बात कर लेता हूँ। छोटे से स्तर से शुरुआत करी, उस समय कंपटीशन का दौर था। आपका जब दौर था तो हाई स्कूल अगर बच्चा पास कर लेता था तो बहुत बड़ी उपलब्धि गांव में हुआ करती थी। आपने छोटे स्तर से शुरुआत करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी। कैसा माहौल रहा था गांव का, और उसके बाद चीजें जब बदली तो कैसा महसूस बहुत बढ़िया। हम लोग चचाजाद 10 भाई थे। बिल्कुल ठेठ इटावा की भाषा में करें, हम लोग चचाजाद 10 भाई थे और 10 भाई पढ़ते थे। पिताजी छोटी-मोटी नौकरी में थे, पशुपालन विभाग में। एक जो वेटनरी स्टॉकमैन का पोस्ट हुआ करता था, उस पोस्ट पे पिताजी नौकरी करते थे। और 10 लोग सुबह 10 बजे तैयार होकर के स्कूल जाते थे। लगभग छोटा थोड़ा-थोड़ा उम्र का चचाजाद भाइयों में मिला करके। तो 10 बजे न तब बिजली हुआ करती थी गाँव में, न सरकारी ट्यूबवेल हुआ करते थे, न ये क्या नाम आपका सड़कें पक्की थी, आने-जाने के साधन भी नहीं थे। एक लालटेन में बैठ कर के हम 4 भाई पढ़ा करते थे और एक लालटेन में बैठ कर के चारों भाई हम लोग अफ़सर बने। लालटेन की एक लालटेन की रोशनी में बैठ कर के मुझे आज भी ध्यान है कि हम बीए जब कर रहे थे तब तक मेरे गाँव में बिजली नहीं आई थी। कच्ची सड़कें पगडंडी हुआ करती थी और साइकिल से जाया करते थे। कठोर अनुशासन के स्कूल का गढ़ा हुआ हूँ मैं। जनता इंटर कॉलेज अजीतमल का पढ़ा हुआ हूँ मैं। सीएन उपाध्याय जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। अनुशासन की अगर बात करें तो सीएन उपाध्याय जी हमारे गांव के पड़ोस के अटसूक रहने वाले थे और करीब 2400 बच्चे उस समय जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में पढ़ते थे। तो किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती थी 2400 के में जो विदाउट यूनिफॉर्म जाए, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, अगर साइकिल पंचर हो जाती थी तो पंचर जुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करने में 2-3 दिन लग जाते थे। तब 4 दिन पैदल जाने के बाद 5वें दिन तक कहीं इतने पैसे हो पाते थे कि टायर या ट्यूब नया पड़ सके। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अनुशासन की बात करें, प्रिंसिपल साहब एजेड थे, सीएन उपाध्याय जी, काफी बड़ा कद उनका था। उस समय के 3-3 विषयों के वो एमए पास थे। किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सीएन उपाध्याय जी की साइकिल से आगे साइकिल निकाल ले जाए। और उस समय के मैं उन अपने गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ, टीचर्स को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा के कारण हम लोग इतना बड़ा। और एक और बताऊँ, सीएन उपाध्याय जी 4 या 3 या 4 विषय के एमए हुआ करते थे। जो अनुशासन की बात करें, कई-कई बार होता था कि क्लास में टीचर नहीं आया, तो उपाध्याय जी का अगर दौरा लगा, अगर किसी क्लास में बच्चे देखे कि कोई नहीं पढ़ा रहा, मास्टर नहीं आए, तो प्रिंसिपल साहब उस क्लास में अंदर चले जाते थे। पूछते थे बच्चों से क्या पढ़ाया जा रहा था अगले दिन। बच्चे ने पढ़ाया कि कक्षा 9 का है, 10 का है, जिस क्लास का हुआ। साहब ब्रह्मादीन पाल पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? बोले साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे। कौन लास्ट लेसन था? बोले ये लेसन था। इस लेसन में कहाँ तक पढ़ाए थे? बोले साहब यहाँ तक पढ़ाए थे। चौक उठाते थे और लिखना शुरू कर देते थे और वहीं से पढ़ाना वो शुरू कर देते तो उस क्लास का इतना उस पर कमांड था। तो इतने कठोर अनुशासन और इतने योग्य अध्यापक गुण हमारे उनका इतिहास रहा इटावा का पढ़ाने वाले का टीचर का। सर पूरा जो आपका टेन्योर रहा, जो भी समय रहा, प्रशासनिक सेवाओं में रहा, आपने जनता की सेवा करी, वहां रह के भी जन सेवा करी आपने। ऐसा कोई वाकया जो पूरे कार्यकाल के दौरान याद हो, जो भावुक करने वाला बेहतरीन। देखिए, यूं तो पुलिस की नौकरी में मैं 2.5 साल 3.5 साल तक एसटीएफ में रहा। लगभग 7-8 डीजीपी के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला। राष्ट्रपति का दीर्घ सराहनीय सेवा का मेडल हमें मिला। 80-90 बार पुलिस के द्वारा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा रिटन में मेरे काम की शाबाशी दी गई, प्रशस्ति पत्र दिया गया। कितने मंचों से सम्मानित हुआ। 2 बार महामहिम राज्यपाल ने मंच के द्वारा सम्मानित किया। कितने डेकोरेशंस मिले। डीजीपी का कमेंडेशन लिस्ट भी प्राप्त हुआ। पर ये डेकोरेशंस सारे एक तरफ हैं, मानवीयता का
हमसे अगर पूछा जाए कोई, आप अगर पूछे निष्पक्ष रूप से हरीश कुमार ने पुलिस की नौकरी में क्या ऐसा काम किया जिसको हरीश कुमार गर्व के साथ कह सकता हाँ, ये मैंने अच्छा काम किया, मेरा गुड वर्क था। तो वो गुड वर्क था सन 1994 का। मैं सीओ स्वरूप नगर कानपुर में पोस्ट था। उसके आगे सारे डेकोरेशन फेल हैं। उसके आगे सारे मेडल फीके पड़ते दिखाई देते हैं। 94-95 की बात रही। मैं सीओ स्वरूप नगर था। हैलेट हॉस्पिटल मेरे दफ्तर के जस्ट सामने हुआ करता। और उस समय शायद सबसे बड़ी लू चली थी और इतनी भयंकर लू चली थी कि टेम्परेचर शायद 49-50 के ऊपर जा। आदमी आता था, रिक्शे से उतरता था, उतर करके थोड़ी देर चक्कर जैसे आए, गिरा और वहीं उसकी डेथ हो गई। हैलेट हॉस्पिटल में सामने था और मैं दफ्तर से 100 गज के आगे चल के मोती झील के कॉर्नर पे मोर्चरी हुआ करती थी। ऑल देवर अनटेस्टेड बॉडी। अब उस समय आजकल के जमाने जैसा मोबाइल फोन नहीं हुआ करता, ना आजकल जैसा आधार कार्ड हुआ करता था कि हर एक के पास में आधार कार्ड, गरीब हो अमीर हो सबके पास रहता। कोई है कोई नहीं है, किसी के पास कोई कागज है पहचान का नहीं है। वो बेचारे किसी के बाप थे, किसी के माँ, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कोई था क्या थे, किसी के पास कोई पहचान का नहीं मिला। तो डेड बॉडी क्या कहलाती? अनट्रेस्ड डेड बॉडी, जिनको कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। और दिन पे दिन डेली 8-10 अनट्रेस्ड डेड बॉडी की संख्या बढ़ती जाएगी। अनट्रेस्ड डेड बॉडी का एक सर्टेन पुलिस में प्रक्रिया होती है। भाई अगर कोई उसका वारिसान है तो आके अपना डेड बॉडी पुलिस में रिकवर करेगा, पोस्टमार्टम के बाद में अपना अंतिम संस्कार अपने धर्म के हिसाब से करेगा। अगर नहीं है कोई अंडर तो फिर पुलिस की लायबिलिटी बनती है कि उसका अंतिम संस्कार उसके मजहब के हिसाब से करे और उसके लिए बाकायदा एक फंड भी आता है। जब वहां पे डेली 8-10 अनट्रेस्ड डेड बॉडी आने लगी तब उनका लेने वाले नहीं कोई। यहां तक होने लगा कि डेड बॉडी का अंबार लगने लगा। 25-30 डेड बॉडी इकट्ठी हुई, डेड बॉडी सड़ने लगी, वहां से निकलने पे बदबू आने लगी। तो डीएम अभी मुझे ध्यान है, दिनेश सिंह साहब डीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने बुला करके हमसे कहा कि हरीश, एक तुम्हें जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूं, कठिन काम है और ये पुण्य का भी काम है। कठिन काम है और पुण्य का भी काम है। करीब 28-30 डेड बॉडी वहां पे पड़ी हैं और डॉक्टर लोग वहां के हेड के बता रहे हैं कि अब वहां पोस्टमार्टम करना बड़ा मुश्किल है, खड़े होना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है और सब अनट्रेस्ड डेड बॉडी। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उनका विधि विधान के हिसाब से, जिस रीतो रिवाज के हिसाब से जिसका अंतिम संस्कार होता हो, ये जिम्मेदारी तो मैं सौंप रहा हूँ, वो होता काम तुम करेंगे। मैंने कहा ठीक सर। मैंने सैल्यूट किया और मैं आया और बोले इसमें जितना भी खर्चा सरकारी आएगा उस सरकारी पैसा हम तुम्हें उपलब्ध कराएंगे। डीएम का आदेश था, मैंने पालन किया और मैंने पूरी अपनी टीम को इकट्ठा किया। डेड बॉडी को कोई छू नहीं पाता, छूने से तो जमादार जो पोस्टमार्टम कराते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, वो तक एक तरीके से उल्टी करने लगे थे। ये स्थिति हो गई थी। मैंने वो जिम्मा लिया और मैंने 28 की या 30 जो कुछ एग्जैक्ट संख्या, बट अच्छी खासी तादाद थी, 2 दर्जन से ज्यादा। उनको बाकायदा पूरी अपनी टीम इकट्ठी की, अपनी टीम को मोटिवेट किया। ये पुण्य का काम है, किसी का भाई है, किसी का कोई है, किसी कोई सगा नहीं। यहाँ हम उसके बाप हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके जो कुछ है सब कुछ आप सब लोग हैं और हम सबको मिल करके उनके परिवार के तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना है। और हमने बिल्कुल उनको ससम्मान गाड़ियों में ले जा करके गंगा के किनारे और बिल्कुल विधि विधान के पंडित को बुला करके, जो कुछ वहां पे अंतिम क्रियाक्रम के दौरान जो मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, उन सब के साथ में बहुत विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद जो हमारी पूरी पुलिस की टीम को जो आत्मसंतुष्टि मिली, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा वो पुलिस का गुड वर्क मानता हूँ, वो मानवता का कृत्य मानता हूँ। मैं तमाम लोगों को पूछते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, ये मुठभेड़ वो मुठभेड़ ना, पुलिस अधिकारी वही है जिसके भीतर दिल धड़कता हो, जिसके भीतर मानवता का बोध हो। सर, हिंदू रीत इतना बड़ा पुण्य का काम करा आपने, हिंदू रीति रिवाज के साथ, सनातन धर्म के साथ, मंत्रों के साथ, उसी लाइन में आके आपने उसी विचारधारा की पार्टी के साथ दूसरी पारी की शुरुआत करी। क्या जहन में रहा? देखिएगा, 2 बातें हैं। बच्चा जन्म लेता है, सोहर गाए जाते हैं। आप भी पैदा हुए होंगे घर पे, तो
सोहर गीत गाए होंगे। तो सोहर गीत में क्या गाया जाता है? अयोध्या आता है शब्द, कौशल्या शब्द आता है, राम शब्द आता है। चाहे कोई सोहर गीत उठा के ले, चाहे पूरब को, चाहे पश्चिम को, चाहे बंगाल को, चाहे केरला को, चाहे जहां का हो, पर बच्चे के जन्म के समय में किसका स्मरण आया? भगवान श्री राम का जिक्र आया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, शादी ब्याह हुई। शादी ब्याह हुई तो जो पूड़ी बेलने वाली औरतें गाना गाती हैं, उनमें भी लोकगीत ही गाए जाते हैं। उन लोक गीतों का केंद्र क्या रहता है? सरजू किनारे रामा ठाणे दोनों भाई, राम हंसे लक्ष्मण मुस्कुराने। वहां भी पैदा हुए तो राम, शादी ब्याह का लोकगीत गया प्रोग्राम, और फिर चलते चलते जब अंतिम यात्रा निकलती तब भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है। तो आरंभ से लेके अंत तक जो हमारे जीवन से जुड़ा है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और सुबह शाम उठ के यार दोस्त में कोई कोई भी हो, राम राम चाहे राम राम। चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिसका हो, चाहे जो कुछ हो, सब कुछ सुबह सुबह क्या होता है? मिलते उठते बैठते, जय राम जी की, राम राम कक्का, और सब ठीक ठाक, बढ़िया, सब ठीक। तो उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पूरी राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर का निर्माण इतना लंबा समय हुआ, इतना संघर्ष का गुजरा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गुजरा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, यही इटावा डिस्ट्रिक्ट है। मैं तो कक्षा शायद 7 या 8 में पढ़ता होऊंगा, 71 की बात है। पता नहीं आपका जन्म कब हुआ, नहीं मैं कह सकता, पर यही इटावा जिले में मैंने देखा था करके एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार साहब की फिल्म हुआ करती थी, रोटी कपड़ा और मकान। यही इटावा की कोई टाकीज का ध्यान नहीं आ रहा हमको, शायद दीप टाकीज हुआ करती, सबसे पहले दीप टाकीज में रोटी कपड़ा मकान। कब देखी थी? सन 71 में। कितने साल आज हम कौन से ईयर में है? 2023 में। 2000 कितने साल गुजर गए? लगभग 40 साल। 40 साल। यानी 40 साल पहले की जो समस्या थी, सामाजिक समस्या रही होगी रोटी कपड़ा मकान की, वही के ऊपर तो फिल्म बनाई होगी ना। वो समस्या 40 साल बाद हल नहीं हो पाई। हल कब हुई आकर के? इनके जमाने में। हम और आप इटावा के रहने वाले, आप भी इटावा के रहने वाले। एक इटावा में बेसिक देसी कहावत, अंधा तब पतियाए जब आंख अंधेर फैलाए। मैं ठेठ गांव का रहने वाला हूँ, ठेठ गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जब मैं पढ़ता था कक्षा 8 में, तो एक घर पक्का हुआ करता था, एक घर पक्का हुआ करता था, पूरा गांव कच्चा था। आज मेरे गांव का पूरा पूरा एक एक घर पक्का है, और उन आदमियों का पक्का घर है जो बेचारे एक पक्की ईंट खरीदने की जिनकी हैसियत नहीं थी, एक कूण जमीन नहीं थी। कूण तो जानते होंगे ना? एक कूण जमीन जिनके पास नहीं थी, जिनकी हैसियत एक पक्की ईंट खरीदने की नहीं थी, वो आज पिलर पे लेंटर वाले मकान के भीतर रह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज, हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, आप भी प्रेस मीडिया से हैं, महीने में आपको भी तनख्वाह मिल जाती होगी। हमने सरकारी नौकरी करी तो हमें तनख्वाह मिली, अब रिटायर हो गए तो पेंशन मेरे खाते में पहले, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, 1 तारीख आएगी तो पेंशन, 1 तारीख आएगी तो पेंशन या कुछ ना कुछ पैसा अपने खाते में, आपके में भी आ जाता होगा, आपके में भी आ जाता होगा। पर किसान का क्या? उसके पास तो मैं वही आ रहा, तो मैं वही आ रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको मौका दिया लोकसभा इटावा से, जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर बात कर लेता हूँ किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं के लिए क्या करें? इटावा हमारा आलू प्रोडक्शन का बड़ा भारी केंद्र है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, और मैं एक सवाल पूछता हूं जरूर आज आपसे। आलू कोल्ड स्टोर में रखने के बाद, और जब किसान का बीज बोने का आता है समय, तब आलू मिल से निकाल लेके बेच, जब किसान का आलू पैदा होता है, सड़ा फिरता है। आज की डेट में 4 रुपया 5 रुपया किलो में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। आलू का चिप्स कितने का बिकता है? एक पैकेट चिप्स कितने ग्राम का होता है? 20 ग्राम का। 20 ग्राम का, 25 ग्राम, कितने का मिलता है? 10 रुपए। 10 रुपये।
यानी 10 ग्राम चिप्स 10 रुपया का। और किसान इटावा के आलू 5 रुपया किलो मारा फिर, वो भी खरीदने वाला कोई नहीं। किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे आलू बनाने की, चिप्स, सारा आज ये दुनिया का भोजन पेट भरता है आलू से। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे जो भी हो, बट सारी फैक्ट्रीज बनता, चिप्स आलू का बने, फिंगर चिप्स आलू का बने, आलू का सब्जी टोटल पूरा जितना है नाश्ता जितने मोटे मोटे, बट क्या कोई भी आलू से रिलेटेड एक भी फैक्ट्री इटावा में डाली गई? अगर इटावा में एक भी फैक्ट्री आलू चिप्स की डाली गई होती, फिंगर चिप्स की आलू की फैक्ट्री डाली गई होती, यही किसान का जो 6 रुपया किलो है, यही किसान कम से कम आज की डेट में 15-20 रुपए फैक्ट्री वाले हाथ जोड़ के ले जाया करते किसान। मेरा पहला प्रयास रहेगा यहाँ पे कि आलू को उद्योग के साथ जोड़ना, आलू से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, उन सारे प्रोडक्ट की फैक्ट्री इटावा में लगे, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, हमारा 10 प्रभावित इलाका है, सब जानते हैं, सैकड़ों साल तक हम लोग खूब झेले हैं। या मेरी किताब भी इटावा कल आज और कल, उस किताब में भी यमुना चंबल का भीड़ और बागी है। कोई भी फिल्म नहीं रही होगी जिस फिल्म के डायरेक्टर ने इटावा के यमुना चंबल का भीड़ में खाक न छानी और यहाँ की ठेठ इटावा की गालियां न सीखी हो, यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ के एक्टर ने आकर के। पर इतने बड़े नेता रहे, इतने बड़े बड़े यहाँ कद्दावर रहे, मैं आलोचना किसी की फिर कहूँ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई रागे, बट क्या किसी ने उस बीहड़ के इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स, सीपीएमएफ का फोर्स, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर, पीएससी का ट्रेनिंग सेंटर, क्या किसी ने कभी सोचा नहीं कि यहाँ पे हम कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल दें, आसपास के नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा? और बीहड़ का जैसा इलाका यमुना चंबल से बढ़िया सुटेबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई जगह हो भी नहीं सकती है। दूसरा मेरा टारगेट रहेगा कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और अगर पार्टी ने आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिला, my priority will be to establish a training center in the Bihar इलाका of यमुना चंबल। नंबर दूसरी चीज, नंबर तीसरी चीज, बड़े पैमाने पे 64,000 के लगभग में वैकेंसी निकली है अभी सिपाही आने की। मैं मोटिवेशन क्लास के माध्यम से जितनी भी हमारे डिग्री कल हर कॉलेज में जाकर के मोटिवेट क्लास दे रहा हूँ, हर को बताने का कोशिश कर रहा हूं कि भैया इससे पारदर्शी और इससे बढ़िया मौका तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। हर लगे ना फटकरी और रंग चोखा हो, एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा। भैया 5 किलोमीटर दौड़ ले, 64,000 वैकेंसी बहुत होती है और हमारे इटावा वालों की खूब कदकाठी लंबी चौड़ी होती है, ठीक ठाक होती है। थोड़ा दौड़ ले, थोड़ा पढ़ ले और पुलिस में भर्ती हो जाए। क्या सर आपको नहीं लगता कि जो पुलिस की भर्ती का आपने नाम लिया, बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 5 साल का समय निकल गया, उसके बाद युवाओं को चुनाव के समय एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। क्या उम्मीद करें, या तो पेपर लीक करा दिया जाएगा या फिर भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि आप तो प्रशासन में रहे? देखिएगा, यहाँ मैं प्रश्न आपके उत्तर का दे रहा हूं। मैं पीसीएस अधिकारी रहा हूं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आने के बाद 3-3 साल बाद तक बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाते। 3-3 साल। 86 का बैच का बच्चा 91 में ट्रेनिंग करने जाता था। आज की तारीख में यूपीपीएससी का रिजल्ट, अभी प्रीलिम्स रिजल्ट निकला है और अभी इंटरव्यू आज की तारीख से चालू हो गए हैं और विद इन ए टाइम 1 साल के भीतर उसको न केवल अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर बाद ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जा रहा है। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जितनी भर्ती इस सरकार के दौरान में पुलिस की कांस्टेबलरी की हुई, उसके पहले पारदर्शी भर्ती नहीं हुई। भर्ती हम भी पुलिस विभाग के रहे हैं, हमने भी कहीं ट्रेनिंग सेंटर बच्चों को ज्वाइन कराया है। भयावह स्थिति है, बताऊंगा टीवी पे तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आपका इशारा पहले की सरकार की तरफ है, जो सूची बन के जाती थी, लिस्ट निकल वो बात तो छोड़ दीजिएगा, वो तो बहुत आप बहुत अभी अभी आपकी जानकारी में काफी काफी और इजाफा की जरूरत है। मैं मैं 39 बटालियन का डिप्टी कमांडेंट हुआ करता था। ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग पे ज्वाइनिंग करने का 300 बच्चों को ट्रेनिंग मुझे दिलाना था, आरटीसी जिसको बोलते हैं। मिर्जापुर, कहाँ मिर्जापुर है, इटावा से कितनी दूर, बिहार बॉर्डर।
और वो जब लिस्ट मैंने देखा तो मैं माथा ठनका मेरा कि पर्टिकुलर एक जिले के 179 लड़के 300 में आउट ऑफ 300 179 पर्टिकुलर फॉर वन डिस्ट्रिक्ट एंड पर्टिकुलर फॉर वन कास्ट। आर यू लिस्टिंग माय वॉइस? 300 बच्चों में सिपाही आने की भर्ती में 179 बच्चे एक जिले के एक बिरादरी के। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों को? कम से कम आज पारदर्शी भर्ती हो रही है। अच्छा आज सर, एक पैसा की अब मैं आ रहा हूँ। अभी आपने पारदर्शिता की बात करी, आपने पिछली सरकार पे आरोप लगाया। एक और सवाल आपसे, अभी शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, आपने देखा था किस तरीके से ओबीसी और एससी के आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई और सवर्ण समाज के लोगों को जबरदस्ती उसमें भर्ती करा गया। बहुत सारे प्रमाण शिखा पांडे से लेके बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे और मीडिया में निकल कर आई। देखिए, मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, तो मैं कोर्ट के किसी निर्णय पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार में भर्तियां निष्पक्ष हो रही हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, टाइम से इनके रिजल्ट निकल रहे हैं। नंबर तीसरी चीज, कहीं कोई किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल आपसे, नववर्ष की शुरुआत हुई है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव का आगमन है। प्रदेश व देश की जनता को क्या शुभकामनाएँ? प्रदेश व जनता के लिए मैं यही शुभकामना देना चाहूंगा कि देखिएगा, जीवन आदमी चाहता क्या है? लाइफ इन प्रॉपर्टी की सेफ्टी, स्टेट का ही कॉन्सेप्ट है। मैं राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का एमए स्टूडेंट, एमए पास आउट हूँ। राजनीति शास्त्र के दर्शन में राज्य का उद्देश्य, चाहे जहां हो, कोरिया से लेके कनाडा तक चलिए, राज्य का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक उद्देश्य जान और माल की हिफाजत करना है। माफिया, गुंडे, बदमाश, वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही एविडेंस एक्ट, वही थाना, वही दरोगा, वही आईओ, सब कुछ वही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत क्यों आज कुर्की हो रही है? गैंगस्टर एक्ट के तहत बुलडोजर चला के मकान ढाए जा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट पहले क्यों नहीं इतना एप्लीकेबल? कोई नया तो बना नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति है, और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, जीरो टॉलरेंस के कारण से, दृढ़ इच्छा के कारण से अपराध नियंत्रण में है, काबू में है। और वो अपराधी गुंडे बदमाश जो कभी एसपी रैंक के अधिकारी को बोनट पर बैठाल करके घुमाया करते थे, वही आज थाना और दीवान सिपाही के को बाकायदा सिफारिश करके किसी तरीके, भैया पुराना कोई सम्मन निकालो, पुराना कोई वारंट निकालो, पुराना कोई निकालो, तो हम अंदर चले जाएं, कम से कम जिंदा तो बच। सर, आपने बुलडोज़र की बात करी, एक वाकया अभी लेटेस्ट मुझे याद आ गया। अभी एक घटना कन्नौज में हुई है, पश्चिम का मेरठ का शायद कोई जिला है, मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ का एक सिपाही था राठी, उसको एक मुन्ना यादव ने गोली मार दी और वो जाके उसकी डेथ हो गई। प्रशासन बुलडोज़र अगले दिन पहुँच गया, उसके मकान को गिरा दिया गया, सब कुछ हो गया। पूरे मीडिया में पूरी तरीके से उसके मकान को ढा दिया गया, उसका भी इंतज़ाम हो गया, लगभग हो जाएगा। दूसरी तरफ बीएचयू की घटना, 3 दरिंदों ने एक लड़की के साथ रेप करा और प्रदेश के बड़े-बड़े नेता योगी जी के साथ-साथ प्रधानमंत्री तक और बीजेपी की आईटी सेल के वो 3 लोग हैं, एक ब्राह्मण समाज से, एक ठाकुर समाज से है और एक पटेल समाज से है। उनके घर बुलडोज़र कब जाएगा? देखिएगा, जितने भी पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। जो भी कार्रवाई अब तक जितनी हुई है, जहां पे भी, सब कार्रवाई अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, अकॉर्डिंग टू आईपीसी नियमानुसार हुई। और अगर नियमानुसार ना हुई होती तो मैं एसपी ह्यूमन राइट रहा हूं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, एक का भी हर एक अपना संज्ञान लेते हैं, सो मोटो संज्ञान लेते हैं। आप अगर ये बात कर रहे हैं, सो मोटो संज्ञान लेते, स्वतः संज्ञान लेते हैं। अगर जरा सा भी कहीं कोई किसी भी केस में हीला हवाले या नियम के प्रतिकूल होता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन, सो मोटो संज्ञान लेते हैं।
और अगर जरा सा भी कहीं कोई ढिलाई लापरवाही होती तो एनएचआरसी का आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसका अध्यक्ष होता है और मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होते हैं। सारी चीजें मीडिया में आती हैं, सारी चीजें टीवी पे आती है, कोई चीज छुपी नहीं, वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। और अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो नेचुरल सी कमी पाई गई होती तो सत्य, तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियमानुसार हो, विधि सम्मत हो रही है और कानून के मुताबिक हो रही है। और जहां जहां संज्ञान में आ रही बात, नेचुरल सी बात हमने बताया, अकेला कोई सरकार नहीं, सरकार के ऊपर भी ढेर सारी एजेंसी सपोर्ट है, एनएचआरसी है। एनएचआरसी हमारा इंटरनेशनल उससे भी बंधा हुआ है, तो जितने भी हैं वो सब स्वतः संज्ञान लेते हो और बाकायदा नियमानुसार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई भी घटना घटित होती, चाहे एनकाउंटर हो चाहे जो, हर एक की घटना का 24 घंटे के भीतर इट्स अ बेसिक लाइबिलिटी ऑफ द कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस टू सेंड द एंटायर रिपोर्ट टू एनएचआरसी और टू स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। दे कांट, वो छुपा नहीं सकते उसको, और वो बाकायदा उसको विधिवत परीक्षण करते हैं और जहां भी उनको लगता है वो सो मोटो अपनी टीम भेज करके उसकी क्वेरी भी कराते हैं। तो अगर भैया कुछ हुआ होता गलत तो जरूर सामने आपके, मेरे जानकारी में नहीं है, आपके आया हो तो बताइएगा कोई। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के और समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको नववर्ष की और आने वाले गणतंत्र दिवस की और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू।